सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे जो 6 ग्रहों की युति हो रही है 10 और 11 फरवरी को जो 6 ग्रहों की युति बन रही है, आज उसको लेकर सारे ज्योतिषी जो है हाहाकार मचा रखे हैं। यूट्यूब पर भी आप लोग देख रहे होंगे, टीवी पर भी आप लोग देख रहे होंगे। ऐसे ही 6 ग्रहों की युति 2019 दिसंबर में 6 दिसंबर को ग्रहण भी था, उस समय भी ये युति बनी हुई थी। तो उस समय भी हाहाकार मचाया गया था कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वैसे ही अभी भी 6 ग्रहों की युति जो है 10 फरवरी को हो रहा है। तो हम लोग आज डिस्कस करते हैं। पहले मैं ज्योतिषियों का विद्वज्जनों का जो मत है, पहले मैं उसको समझाऊंगा कि उनका क्या मत है और किन के लिए ये शुभ प्रभाव देने वाला है और किन के लिए अशुभ प्रभाव देने वाला है। उसके बाद में मैं अपना अनुभव पिछले 2019 में भी जो 6 ग्रहों की युति हुई थी उस पर मेरे क्या अनुभव रहे हैं उसको डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो पहले आते हैं विद्वज्जन इस पर क्या विचार रखते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। अधिकांश ज्योतिषियों का यह मत है कि अगर जिनका वृश्चिक लग्न है, सिंह लग्न है और मीन लग्न है, उनके लिए ये शुभ प्रभाव देगा। अधिकांश ज्योतिषियों का जो मत है, वृश्चिक लग्न, सिंह लग्न और मीन लग्न के लिए ये शुभ प्रभाव देगा। उसके पीछे वजह यह है कि वृश्चिक लगन में ये योग तीसरे घर में बन रहा है। सिंह लगन में ये योग छठे घर में बन रहा है, 6 ग्रहों की युति जो हो रही है। और मीन लगन में यह योग 11वें घर में बन रहा है। और शनि एक पापी ग्रह है, वैसे शनि सूर्य क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह है। तो ज्योतिष शास्त्र में यह मत है कि तीसरा घर, छठा घर और 11वें घर में अगर पापी ग्रह हो तो वो शुभ प्रभाव देते हैं। एक सामान्य नियम है, ठीक है। चलिए, तो हम मान लेते हैं कि ठीक है, शनि सबसे 2.5 साल एक राशि में रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण है शनि का किसी राशि में चला जाना। गुरु 1 साल रहेगा, ठीक है। लेकिन ये 6 ग्रहों की जो युति कह रहे हैं, तीसरे घर में सिर्फ शनि और सूर्य ही थोड़ी है। सूर्य तो 1 वर्ष के लिए आया हुआ है, उसके बाद है बुध है, शुक्र है, चंद्रमा है, इन सबको मिलाकर युति हो रही है, ठीक है। तो केवल शनि पापी ग्रह की दृष्टि से अगर देखा जाए तो शनि का भ्रमण के अनुसार कि तीसरा, छठा, 11वां में पापी ग्रह है शनि, तो शुभ प्रभाव देगा और दूसरों के लिए ये जो है अनिष्टकारी हो सकता है, बशर्ते कि आपकी मकर राशि में कोई भी आपका लग्न हो, अगर मकर राशि में आपके अष्टक वर्ग में अधिक बिंदु मिले हो। अष्टक वर्ग में क्या होता है, कोई भी ग्रह, अष्टक वर्ग क्या है कि कोई भी ग्रह जिस राशि में बैठता है उससे विभिन्न राशियों में अलग अलग जगह पे कुछ जहां जहां उसकी दृष्टि जाती है उसको बिंदु गिराता चला जाता है और उन सबको एक साथ जोड़ के सर्वाष्टक वर्ग कहते हैं। और भिन्नाष्टक मतलब उसी एक एक ग्रह ने कितनी कितनी बिंदु दी है, अगर उसको हम देखें तो इसको भिन्नाष्टक वर्ग कहते हैं। तो पहले तो हम समझते हैं कि वृश्चिक लग्न, सिंह लग्न और मीन लग्न के लिए ये क्यों सुप्रद ये कह रहे हैं। ये देखिए मित्रों, ये जो है वृश्चिक लग्न की कुंडली है। वृश्चिक लग्न में तीसरे घर में ये योग बनना पड़ा। ये लग्न पहला घर है और ये तीसरे घर में सूर्य, शनि, गुरु, बुध, शुक्र और चंद्रमा का योग बना पड़ा हुआ है। तो चूंकि शनि सूर्य पापी ग्रह है तो तीसरे घर में ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये शुभ प्रभाव देगा, ठीक है। ऐसे ही सिंह लग्न के लिए क्योंकि छठे घर में योग बना पड़ा। पहला घर ये है तो छठा घर यहाँ है, गुरु, शनि, सूर्य, बुध, शुक्र, चंद्रमा, ये छठे घर में योग बना पड़ा रखा है। तो इसलिए इसको मान रहे हैं कि ये भी शुभ प्रभाव देने वाला है, क्योंकि छठे घर में जो है वो पापी ग्रह बैठा हुआ है। वृश्चिक और ये जो है ये मीन लगन की कुंडली है। मीन लगन में ये योग 11वें घर में हो गया। ये पहला घर है, यहां से अगर एंटी क्लॉकवाइज आते हैं तो ये 11वें घर में शनि, गुरु, सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, ये 6 ग्रह यहाँ पे इनका संकेंद्रण हो गया है। तो इसको काफी अच्छा प्रभाव देने वाला मान रहे हैं। और वैसे मीन के लिए अच्छा प्रभाव हो भी सकता है। 11वां घर में अगर ग्रह बैठे हुए हैं, तीसरे छठे में तो कुछ हानि भी है, पर अगर इस जगह पर कुछ जगह बैठे हुए हैं तो निसंदेह ये अच्छा फल दे सकता है। लेकिन अगर इसके अतिरिक्त अगर कहीं और भी, जैसे अगर कोई भी आपका लग्न है, तो अगर मकर राशि में अगर आपके अष्टक वर्ग में अधिक बिंदु नहीं मिले हैं तो आपको कष्टप्रद हो सकता है। अधिक बिंदु कितना, 28, 29 जो है वो एवरेज मान के चलते हैं। 28 से अगर ज्यादा है, 30, 31, तो उसको मानते हैं कि ठीक ठाक आपके बिंदु मिले पड़े हैं, उस पर आपको वहां कष्ट नहीं होगा। और अगर इससे कम है, अगर इससे कम 24, 25, 20 अगर आपको बिंदु मिले हैं उस मकर राशि में, आपकी कुंडली में मकर राशि में, तो ये आपके कष्टप्रद होगा, आपके लिए कष्टप्रद होगा। और सारे ज्योतिषी
इसी ट्रेंड को लेकर चल रहे हैं कि तीसरे, छठे, 11वें में अगर आपका योग बना पड़ा है मतलब सिंह लगन, वृश्चिक लगन और मीन लगन के लिए शुभप्रद होगा। इसके अतिरिक्त मान लीजिए यहाँ योग नहीं भी बना पड़ा हुआ है, कोई भी दूसरा लग्न हो, तो मकर राशि में अगर सर्वाष्टक वर्ग में अच्छे बिंदु मिले पड़े हुए हैं तो कष्टप्रद नहीं होगा। अगर कम मिले पड़े तो आपके लिए शोचनीय है, कष्टप्रद हो सकता है, लेकिन ये एक सामान्य नियम है। अब मैं इसी को अपनी कुंडली पर अप्लाई करके बताता हूं। ये मेरी तुला लग्न की कुंडली है और ये पिछले 2019 में 26 दिसंबर का ग्रहों का योग है। 26 दिसंबर को मेरे तीसरे घर में शनि, गुरु, सूर्य, चंद्रमा, बुध और केतु थे। अब अगर इस नियम को हम अप्लाई करें तो उस समय की जो स्थिति थी, तीसरे घर में जो है पापी ग्रह बैठा हुआ है, ठीक है, और ये केंद्रन हो गया तुला लग्न से तीसरे घर में, तो ये मेरे लिए सुप्रद होना चाहिए था। दूसरी बात, मेरी राशि में, धनु राशि में, जहां तीसरे घर में 32 बिंदु मिले हुए हैं सर्वाष्टक वर्ग में, और भिन्नाष्टक वर्ग में शनि ने यहाँ पे 6 बिंदु गिरा रखा है। शनि के लिए 6, जो ज्योतिष के जानकार हैं उन्हें पता है कि शनि के लिए 6 बिंदु बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि शनि को कुल बिंदु ही कम मिले हुए होते हैं। तो जब वो अगर गुरु 6 बिंदु गिराया होता तो ये बड़ी बात नहीं होती। गुरु अगर 5 गिरा दे, 6 गिरा दे, बड़ी बात नहीं है। शनि 3, 4 भी अगर शनि के जहां बिंदु है बहुत ही शुभ माना जाता है। तो शनि के भी 6 बिंदु यहां पर पड़े हुए थे और गुरु का और एज ए होल टोटल जो है यहाँ 32 बिंदु पड़े हुए थे। तो मेरे लिए तो बड़ा ही शुभ जाना चाहिए था, लेकिन इन ग्रहों के योग ने बिल्कुल जिंदगी नरक बना दिया था। बड़ा ही कष्ट हुआ। नवंबर में ही शनि, केतु तो पहले से ही वहां था, पहले से ही कष्ट दे रहा था, और जैसे ही गुरु वहां पे नवंबर में आया, 5 नवंबर के आसपास आया, उसी समय राम मंदिर, शनि, गुरु, केतु अपने आप में यूनिक घटना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर बहुत सारे ग्रहों का संकेंद्रण होता है तो वैश्विक स्तर पे चीजें उथल पुथल नहीं होती, होती है, घटनाएं घटती हैं, इसमें दो राय नहीं है। इन ग्रहों के कॉम्बिनेशन के बाद ही 2019 में दिसंबर के बाद ही आप देखेंगे कि कोरोना भारत में फैलता चला गया और मार्च में लॉकडाउन लगा, लेकिन उससे पहले शुरुआत हो गई थी। इन ग्रहों के कारण हुआ, और कोरोना तो अभी हमेशा कुछ न कुछ ग्रहों के कारण होता रहता है। वो हमारे लिए बहुत सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि उस समय तो ऐसे सभी चाहे पॉलिटिशियन हो या दूसरे लोग इस तरीके से बिहेव कर रहे थे कि दुनिया ही खत्म हो जाएगी। दुनिया खत्म हो गई क्या? नहीं हुई। अंतोगत्वा आपकी कुंडली अगर स्ट्रांग है तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो योग बनना पड़ा था, ऐसे योग बनते रहते हैं। भूकंप आने की कंडीशन बनते हैं, जैसे अभी जैसे ग्रहों का योग है, भूकंप है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, इस प्रकार के वैश्विक घटनाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इतने सारे प्लैनेट। और अगर व्यक्तिगत कुंडली में कोई व्यक्ति ऐसे समय में जन्म लेता है, 5-6 ग्रहों को एक साथ, जिनकी कुंडली में हो, 4 ग्रह एक साथ हो, तो उनकी लाइफ भी थोड़ी स्ट्रगलिंग होती है, अप डाउन थोड़ा ज्यादा होता है, ये मानने वाली बात है। लेकिन एक साथ जो जनरल प्रेडिक्शन कर दिया जाता है कि इन लग्नों के लिए माला माल हो जाएगा, इन लग्नों के लिए कष्टप्रद हो जाएगा, वो बात मेरी समझ में नहीं आता। आप मेरी कुंडली से देखिए कि ये स्थिति तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन ये स्थिति मेरे लिए बहुत ही कष्टप्रद नहीं। नवंबर में ये घर छोटे भाई बहन का है और मेरी बहन बहुत ही समय परेशान रही अपने बच्चों को लेकर। 6 महीने का बच्चा, डॉक्टर बीमारी पकड़ नहीं पा रहे, एम्स में दौड़ रहे, कलकत्ता में सारे डॉक्टर, उतने छोटे बच्चे को एकदम बायोप्सी कर दिया सीने में थाइमस निकाल के, और फिर भी नहीं समझ पाए कि उसको बीमारी क्या थी, और वो मतलब 10 महीने की उम्र में ही गुजर गया। 4 महीने हॉस्पिटल के चक्कर लगाते लगाते बहन को कष्ट मिला। दूसरा घर, ये चौथा घर जो है, ये माँ का होता है, स्थायी संपत्ति, प्रॉपर्टी का होता है, और इससे 12वां घर, किसी भी घर से 12वां घर जो होता है लॉस का घर होता है। तो इससे जो 12वां घर है, उस घर में इन ग्रहों के संकेंद्रण ने जो है लिटिगेशन में, स्थायी संपत्ति जो प्रॉपर्टी उससे रिलेटेड लिटिगेशन वगैरह में फंसा दिया, या आपकी माँ को कष्ट पहुंच सकता है। अभी कई वृश्चिक लगन वाले जो मित्र हैं, जिनके बोल रहे कि तीसरे घर में ये ग्रह बने पड़े, उसके लिए अच्छा है। वृश्चिक लगन अगर आपकी है और इस जगह पे इन ग्रहों की वजह से अगर दशाएं भी फेवरेबल नहीं, तो माँ को, बहुत सारे मित्रों को उनकी माँ को हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, दौड़ने पड़ रहे, जबकि वृश्चिक को बड़ा सुख बता रहे हैं। ठीक है, मैं अभी कारण बताऊंगा कि हमको कैसे देखना है चीजों को। तो ये हमें यहाँ पर कष्ट दे रहा था, जबकि इन सिद्धांतों, जो सिद्धांत अभी अप्लाई करने के लिए कह रहे हूं, सारे सिद्धांतों पर ये बिल्कुल ही शुभ स्थिति में था। उसके बावजूद भी बहन को कष्ट मिला, प्रॉपर्टी को लेकर लिटिगेशन का लफड़ा हुआ, माँ को भी काफी समस्या हुई। चौथा घर माँ का है, तो उसे 12वें घर में ऐसी स्थिति बनी पड़ी हुई थी। तो फिर ऐसा क्यों है? तो सर्वाष्टक वर्ग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है इस केस में। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको आप ध्यान दीजिएगा। आपकी कुंडली में जिस जगह से ये ग्रह मूवमेंट कर रहे हैं, शनि, केतु, इतने सारे प्लैनेट में, उससे मतलब नहीं है। उस जगह अगर कोई पापी ग्रह बैठा हुआ है या कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ है,
तो उसके ऊपर से उसको रगड़ते हुए और रौंदते हुए जाएंगे। ठीक है, ये स्थिति खराब होती है। और सबसे पहले राशि तो बाद में, जो भी ग्रह वहां पर बैठा हुआ है, कोई भी ग्रह, मान लीजिए कि वहां अगर शुक्र बैठा हुआ रहता है आपकी जन्म कुंडली में और उसके ऊपर से ग्रह जा रहा है, तो शुक्र जहां आपके लग्न का लॉर्ड है तो उससे रिलेटेड शुभ या अशुभ फल आपको देता है। अगर वो बुध के ऊपर से जा रहा है, बुध भाग्य के घर का लॉर्ड है इस कुंडली के लिए, तो वो भाग्य से रिलेटेड फल देता है। कौन से प्लैनेट बैठा हुआ, शुभ अशुभ, फर्स्ट वो। दूसरा ये है कि वहां पे आपके नक्षत्र कौन से पड़ते हैं और उनका स्वामी कौन है। पहला ग्रह कौन बैठा हुआ है, दूसरा वहां नक्षत्र कौन से पड़ते हैं। तो यहां पे जो है धनु राशि है, इसमें 3 नक्षत्र पड़ेंगे, मूल नक्षत्र, पूर्वा आषाढ़ा और उत्तरा आषाढ़ा। मूल केतु का नक्षत्र है, पूर्वा आषाढ़ा शुक्र का नक्षत्र है और उत्तरा आषाढ़ा जो है सूर्य का नक्षत्र है। अब अगर यहाँ कोई प्लैनेट नहीं बैठा है और नक्षत्रों के बाद सेकंड में अगर काउंट करेंगे तो राशियों को, आप समझ पा रहे, राशियों को सबसे बाद में काउंट करना है। और यहाँ सारी प्रिडिक्शन जो हो रही है, लोगों में जो भय का माहौल बना दिया गया, सिर्फ राशियों के आधार पर बना दिया गया। पहले यहाँ कौन सा प्लैनेट बैठा है इसको देखें, सारा भिन्नाष्टक और सर्वाष्टक कोई काम नहीं आता है। मेरा इतनी शुभ स्थिति के बावजूद भी मुझे कष्ट मिलता है। कष्ट का कारण क्या है, अब मैं आपको बताता हूं। मैंने पहले भी कई बार जिक्र किया है कि केतु के नक्षत्र से जब भी मेरा चंद्रमा जाता है, इसीलिए मैं कहता हूं आप अपने चंद्रमा को समझिए। अगर आप चंद्रमा को समझ लेंगे तो बड़ी बड़ी ग्रहों की मूवमेंट को समझ लेंगे। मेरे केतु से जब भी चंद्रमा गुजरता है तो ये मेरे लिए कष्टप्रद हो जाता है, क्योंकि कुंडली में ऐसे होल केतु मेरे कष्ट का कारण बना पड़ा हुआ है। और जैसे ही वो शुक्र के नक्षत्र में, केतु के बाद वहां शुक्र का नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, वहां जाता है तो रिलीफ मिल जाती है, अच्छी कोई घटना घटती है। और सूर्य के नक्षत्र में भी पॉलिटिकल लोगों से जान पहचान, काफी अच्छा शुभ प्रभाव देता है। केतु के बाद शुक्र और सूर्य शुभ प्रभाव देता है। तो ये जो त्रिकोण में पहला, ये मेष, सिंह और धनु, ये तीनों ही अग्नि तत्व राशि, और यहाँ जो भी नक्षत्र होंगे उनके स्वामी सेम होंगे। यहां भी जो नक्षत्र होगा, जो राशि, यहां पर जो नक्षत्र है अश्वनी, भरणी, कृतिका, अश्वनी का स्वामी केतु है, भरणी का शुक्र है और कृतिका का सूर्य है। यहां पर जो है मघा, पूर्वा फागुनी और उत्तरा फागुनी। मघा का स्वामी केतु है, पूर्वा फागुनी नक्षत्र का शुक्र है और उत्तरा फागुनी नक्षत्र का सूर्य है। और यहां मैंने बताया कि मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। मूल का स्वामी केतु है, पूर्वाषाढ़ा का नक्षत्र का स्वामी शुक्र है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी जो है सूर्य है। तो हम देख रहे हैं कि नक्षत्र का अलग हो लेकिन उनके स्वामी सेम है। तो केतु शुक्र सूर्य, केतु शुक्र सूर्य, केतु शुक्र सूर्य। जब भी केतु पर जाता, ये 4 ग्रहों को संगठित होना तो दूर की बात, उससे पहले जैसे ही शनि केतु 2019 में एक साथ आया, इसने जीवन में कई ऐसे कष्ट दिए कि सब यहां डिस्कस भी नहीं कर सकते, बड़ा ही बुरा गया जिंदगी का। तो केतु जब भी आता था, चंद्रमा जब भी केतु के नक्षत्र में आता था, चाहे वो अश्वनी में आता हो या मघा में आता हो या मूल में आता हो, मुझे कष्ट देता था। लेकिन जैसे ही शनि केतु साथ में आ गया, 4 ग्रह नहीं जमा हुए थे, शनि केतु जैसे ही साथ में आया 2019 में इस जगह पे, तभी मुझे कष्ट देने लगा। क्यों? क्योंकि केतु का वहां नक्षत्र था और केतु वहां पहुंच चुके थे शनि महाराज के साथ, 2 पापी ग्रह, शनि और केतु। तो केतु और यहां पे जैसे ही केतु के बाद शुक्र का नक्षत्र आता, मुझे रिलीफ मिल जाती कुछ ना कुछ। और यहां पर भी मुझे रिलीफ मिल जाता महीने में, हर 10 दिन के बाद। यहां पे आज केतु का नक्षत्र आया तो 10 दिन बाद यहां आएगा, फिर 10 दिन बाद, मतलब महीने में 1 दिन यहां पे आएगा वो। तो यहां जब आता तो छोटा मोटा कोई कष्ट आता, हर 10वें दिन शुक्र में रिलीफ मिल जाती, फिर यहां आता रिलीफ मिल जाती। लेकिन मुझे पहले से पता होता था हर महीने कि यहां आएगा तो कष्ट दे देगा बड़ा कुछ, और इतना बड़ा कुछ कष्ट देता कि भैया शुक्र में भी अगले दिन चंद्रमा रहता ना, वो भी मुझे अच्छा फल नहीं दे पाता, क्योंकि इतना डिस्टर्बेंस बढ़ जाती कि वो 2 दिन में वो उससे रिलीफ नहीं मिल पाता। केतु इतना बड़ा झटका देता। इसका मतलब कि हालांकि मेरे यहाँ पे 4 ग्रह बैठे हुए हैं और पापी ग्रह बैठे हुए, मंगल, शनि, राहु, गुरु बैठे हुए हैं, तो जन्म के ग्रहों के ऊपर से चंद्रमा जा रहा, उतना कष्ट नहीं दे रहा जितना कि वर्तमान में ग्रह वहां जो जमा हो गया है, शनि केतु। और कहां पे? केतु का यहां नक्षत्र है, केतु, शुक्र और सूर्य। कष्ट ये दे रहे हैं जो आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह, हालांकि यहाँ पे सर्वाष्टक वर्ग में पॉइंट मिले हुए हैं, ट्रेडिशनल तरीके से अगर देखिए तो तीसरे घर में शनि वगैरह का प्रभाव अच्छा मान रहा है, शनि केतु सूर्य तीनों पापी ग्रह तीसरे घर में बड़ा ही शुभ है। लेकिन व्यक्तिगत अगर अपनी कुंडली पर जा रहे हैं तो भैया इस जगह पर जैसे ही केतु चंद्रमा आता था, हर महीने मुझे वो कष्ट देता, और इस 2 जगह की तुलना में अधिक कष्ट देता था। क्यों? क्योंकि उस समय वर्तमान का गोचर का शनि केतु जमा हो गया था।
4 ग्रहों की छोड़ी, उससे पहले ही कष्ट यहाँ पर हमें मिल रहा था। और शुक्र भी नॉर्मली जो दूसरे दिन यहाँ पे और इस जगह रिलीफ हो जाती थी, वहां रिलीफ नहीं होती थी। और उसके बाद फिर जब ये सब चारों ये जब जमा हो गए तो उसके बाद तो बहन का कष्ट हुआ। मार्च में जाके मतलब 2020 में बहन हॉस्पिटल में ही बच्चे को लेके हमेशा परेशान रही, उसको लेके इतना टेंशन, घबराहट होने लगती थी बिल्कुल, मेरे जैसा आदमी की बिल्कुल केस मुकदमा कहीं पर भी दोस्तों के लिए भिड़ जाना, अगर जरूरत पड़े तो अगर सही अगर व्यक्ति उसको बचाने के लिए अगर कोर्ट में भी झूठी गवाही भी देनी हो तो बिल्कुल बचाने, अच्छे लोगों को बचाने के लिए मैं कहीं पर दबंगई से भिड़ जाने वाला आदमी, बिल्कुल घबराहट सी होने लगी एकदम। फोन आता तो घबरा जाता कि पता नहीं बहन क्या बोल देगी, माँ क्या बोलने वाली है, मैंने वो स्थिति करके रख दिया इसने, फोन से घबराने की आदत चली आई इन ग्रहों की कॉम्बिनेशन की वजह से। 26 दिसंबर को जो ग्रहण हुआ उसके बाद वैश्विक स्तर पर ठीक है इसका बुरा एक असर हुआ, लेकिन उस बुरा असर में जो कोरोना भी फैला, मैंने देखा कि व्यक्तिगत कुंडलियों ग्रह जिनके पीड़ित थे उन्हें ही कष्ट हुआ, नहीं तो दूसरे लोग तो काफी लोग कमा लिए लोग। मैं खुद ही इस लॉकडाउन में या इसके बाद मेरी फाइनेंशियल पोजीशन काफी अच्छी हुई, मेरी खुद की मैं अगर बात करूं उसके बाद में जो है चीजें अच्छी हुई मेरे लिए कुल मिला के। लेकिन पर्टिकुलर उस समय जो है 6 ग्रहों की अगर बात करें तो इससे बहुत भयभीत होने की बात नहीं, अंतुगत तो आपकी कुंडली में जो स्थिति बनी पड़े रहेगी, फल उसके अनुसार ही होगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब सबको भाई दुकान चलाना है तो कुछ ना कुछ तो बोलना है। लोग पर डे राशि बताते हैं कि कन्या राशि का ये फल, उसका राशि का कोई राशि फल नहीं। अब बताइए नॉर्मली ये केंद्र, ये जो स्क्वायर बने इसको केंद्र कहते हैं और ये त्रिकोण स्थान है, यहां ग्रह गया तो शुभ मानेंगे, 6ठा 8वें 12वें में कोई ग्रह गया तो उसको खराब मानते हैं, और मेरा तो यही ग्रह आता है तो मालामाल कर देता है। तो राशि बताने वाले तो ये कहेंगे कि भाई अभी आपके 6ठे में ग्रह चल रहा है वो तो खराब है, यही तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बना रहे हैं, पर डे राशि बता रहे हैं और फिर भी वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है आपके ऊपर। इस जगह सूर्य का नक्षत्र है, यहाँ कृतिका नक्षत्र है, यहाँ उत्तर फाल्गुनी मेरा नक्षत्र है, सूर्य मेरे लिए बहुत फेवरेबल है। यहाँ जैसे ही अगर ग्रह आते हैं, कोई भी ग्रह चाहे पापी ग्रह आ जाए शुभ ग्रह आ जाए, वो मुझे अच्छा ही फल देता है। तो अपने नक्षत्र को पकड़ना है हर हाल में। ये सर्वाष्टक वगैरह ये शुरुआती सीखने के दौर की कख गघ है, अगर इसी को पकड़ के रह गए जिंदगी में तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और सारी राशियां सारे सर्वाष्टक बिल्कुल सत्य, इसीलिए कोई डरने की बात नहीं। अभी वृश्चिक राशि में जिन मित्रों का अगर 11वें उनके तीसरे घर में वृश्चिक राशि है, अगर तीसरे घर में पहले से मान लीजिए आपका राहु बैठा हुआ है, पापी ग्रह बैठे हुए हैं, दशा भी मान लीजिए चंद्रमा केतु चंद्रमा राहु वगैरह चल रहा है और ये सब ग्रह यहां जमा हो गए हैं, तो लाख दूसरे दोस्ती कह रहे हो कि बहुत ही अच्छा समय जाने वाला। भैया अच्छा समय नहीं जाने वाला है, अच्छा समय नहीं जाने वाला है। माँ के लिए, माँ के हॉस्पिटल के चक्कर माँ को लग रहे होंगे। और दूसरा ये राहु जो यहाँ सप्तम में बैठा हुआ है, ये साउथ इंडिया में त्रिकोण के ग्रहों को, मैं बता रहा था ना कि ये एक राशियां अलग हैं, नक्षत्रों के नाम अलग हैं, परंतु स्वामी सेम ही होते हैं यहाँ पर त्रिकोण में। तो ये इन 6 ग्रहों के साथ राहु के कॉम्बिनेशन को मिला के रीड करते हैं। अगर दक्षिण भारत के हम कुछ गोचर की पद्धतियों को अप्लाई करें तो उस जगह पर, तो ये जो है अब इस जगह पर अगर किसी के पापी ग्रह बैठे हुए तो राहु को मिला के काउंट करेंगे तो माँ के लिए बहुत डेंजर है ये। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर ग्रह की दशा भी उसी चले, देखिए गोचर दशा के परिप्रेक्ष्य में ही ज्यादा सटीक फल दे पाता है। तो ये जो है प्रॉपर्टी के लिटिगेशन वगैरह के चक्कर पड़ सकता है, छोटे भाई बहन का इनसे डिस्प्यूट हो सकता है, या उनकी हेल्थ इश्यूज या उनको समस्याएं आ सकती हैं। अब ऐसी स्थिति में अब ये कहना है कि 6 ग्रह ये हो गया, 6 ग्रह हो गया, और मैं भी अब ऐसी बातें करूंगा तो कौन सुनेगा। अब देखिए कि मुझे भी अगर मैं चाहता हूं कि लोग सही बात जाने तो व्यवस्था है कि मुझे ऐसे थंबनेल बनाने पड़ेंगे कि मुझे भी कहना पड़ेगा कि आइए जानिए कि कौन से ग्रह आपको माला माल कर देंगे और कौन से ग्रह, कौन सी राशियां होंगी माला माल, कौन सी राशियां हो जाएंगी बदहाल, कौन कटोरा लेके भीख मांगेगा। मजबूरी हो गई है प्रोफेशनल। अब भैया हमसे ये सब हो नहीं पाता है, लेकिन क्या करें। अब फकीर जो है, जो बेचारे आध्यात्मिक लोग भी हैं, संत वगैरह, वो तो चाहते हैं कि परमात्मा का रस चखाएं आपको, ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अंदर है सखा तेरा तू मन टिका के देख, भीतर सखा उसको देखो। कह रहे नहीं भैया मुझे बाहर का सखा मिला दो मुझे तो मेरी पसंद की लड़की शादी करवा दो, लड़के शादी करवा दो, मुझे बाहर का सखा चाहिए, उसको चाहिए ही नहीं। लेकिन अब बेचारे फकीर परमात्मा के रास्ते लगाना है उनको, वहां बरसे अमृत धारा करें, मुझे वहां अमृत नहीं चाहिए भैया, मुझे भैया जिंदगी में ऐश कर ले, हमें यही अमृत चाहिए। लेकिन फकीर अपने तरीके से फिर सांसारिक प्रलोभन देता है, ललचाता है टॉफी देके, लोग तुम्हारा बेटा हो जाएगा, तुम्हारी दूसरी चीजें हो जाएंगी, और इसी बहाने उसको जब बुलाता है तो धीरे धीरे फकीर का रंग चढ़ जाता है उस गुरु का, और वो बोल पड़ता है शिष्य यूं तो मुझे शक था उसके वजूद पर भी, मुर्शिद को देखा तो यकीन आ गया। मुर्शिद मतलब गुरु, कि मैं उसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इस शख्स को देखा तो लगा नहीं कुछ
कुछ सही बात कर रहा है, कुछ अनोखी बात कर रहा है, कुछ दुनिया से अलग हट के बातें कर रहा है, और मैं इससे खींच कर चला गया और फिर आगे बढ़ता चला गया और फकीर दूसरों को ही फकीर ही बनाता चला जाता है। तो भैया प्रोफेशनल मजबूरी है कि मैं वो सब काम नहीं कर सकता। वैसे तो डेली राशि गिराऊं तो बहुत ही अच्छा हो सकता है मेरे लिए, बहुत वीडियो पर डे मेरी वीडियो आ सकती है राशियों के ऊपर, लेकिन भैया वो ड्रामेबाजी मुझसे नहीं हो सकती है। तो मैं जो सही चीजें हैं वही आपके सामने परोसूंगा, शास्त्रों का चीज है, वीडियो चले न चले नहीं चलेगी भैया। दूसरे 50 तरीके हैं मेरे हिंदुत्व से लेकर रामायण महाभारत, दूसरे ऊपर मेरा वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस इस सब पर पीएचडी कर रहा हूं, उन्हीं सब विषयों पर वीडियो बनाऊंगा। अगर ज्योतिष में अगर लोग चाहें कि जबरदस्ती मैं उनके अनुसार ड्रामेबाजी करूं तो भैया मेरे बस की बात नहीं है। कोई किसी भी राशि वाले के साथ अनहोनी घट सकती है अगर उसकी कुंडली में अगर वहां पापी ग्रह बैठे हो और दूसरी चीजें, और किसी भी राशि वाला माला माल हो सकता है। और यहां आके सही बातें, हाँ अब मजबूरी ये है कि बेचारे वो कुछ तो बोलेंगे तो उन्हें ऐसी बातें करनी है। या तो आप एक एक कहो कि नहीं अपनी कुंडली, जो मैं कह रहा हूं कि अपनी कुंडली खुद देखना थोड़ा थोड़ा सीखिए, कुंडली नहीं भी तो नक्षत्रों को रीड करना सीखिए, पर डे आपके नक्षत्र कैसे जा रहे हैं। ये मैं कर सकता हूं कि थोड़ा मेहनत पड़ सकती है, मैं एक कुछ ऐसा कर दूं कि एक ही दिन में 10-15 दिन की वीडियो ऐसे तैयार कर दूं कि पर डे का जो है नक्षत्र कितने बजे से कितने बजे कौन सा नक्षत्र कहां है, कि आप उसको बस रीड करें कि चंद्रमा है तो मेरे साथ क्या घटना घट रही है, मंगल में क्या घटना घट रहा है, और आपका नक्षत्र उपनक्षत्र जैसे असर दे रहे हैं वैसे ही दशाएं आपको फल देंगी। और गोचर जब उस जगह पर आएगा, जैसे मैं कुछ नहीं देखना, अगर मुझे पता है कि केतु के नक्षत्र पे अगर जा रहा है तो मुझे कष्ट देगा ही। और कितने जोशी कहते हैं कि तीसरा घर अष्टक वर्ग और सब कोई मायने नहीं रखता भैया, मैं अपने दर्द को कहां फेंक दूं जो मैंने भोगा है। ठीक है, तो आप लोग भी इसको समझिए, अपने ग्रहों को समझने की कोशिश कीजिए कि आपका केतु कैसा रिजल्ट दे रहा है, आपका शुक्र कैसा रिजल्ट दे रहा है, पर डे का नक्षत्र देखिए। और हम लोग हमारी संस्कृति इसके करीब थी, इसको मिला के लोग चल रहे थे जिंदगी में, इसको लेकर चल रहे थे जिंदगी में। पता नहीं क्या हो गया कि कब हम लोग इससे दूर हो गए। ये डेली के जो नक्षत्र हैं और चीजें, हम इसी के अकॉर्डिंग सारा काम करते थे, लेकिन हम इससे दूर हो गए, उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। ज्योतिषी जो थे कंटिन्यू आपके पर्सनल ज्योतिषी होते थे, वो आपके बारे में हमेशा नजर रखते थे कौन से नक्षत्र कैसा फल दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो घटनाएं घट रही हैं, वो आपका ध्यान रखते थे, ऐसा परामर्श देते थे। अब बेचारा ज्योतिषी बैठा हुआ वीडियो बना रहा हो, करे क्या, अब यही कहेगा कि वृश्चिक राशि और मीन राशि और सिंह के लिए अच्छा है, दूसरों के लिए बुरा है तो उसमें भी तो कुछ उपाय बताए, तो सर्वाष्टक वर्ग का उपाय बता दिया जो कि बुरी तरीके से बिल्कुल फेल है, कहीं से भी वो बिल्कुल कारगर नहीं होती है, खुद मेरे ऊपर कष्टप्रद रहा। ठीक है, अपने नक्षत्रों को समझिए, बार बार फोकस कर रहा हूं। कबीर कहता जात हूं सुनता है सब कोई, राम सुमिर भला होएगा नहीं कर भला न होए। सही कहने आया हूं, पसंद आएगा ठीक है, नहीं तो भैया मैं तो झोला उठाऊंगा चल दूंगा दूसरी ओर, मुझे क्या। कमिटमेंट करके रखा हुआ था। कई सोशल मीडिया पे लोग चाहते थे, बहुत सारे लोग, कि मैं ज्योतिष सिखाऊं, कमिटमेंट करके रखा था, और अपनी उस जो नियम है उसके साथ समझौता नहीं कर पा रहा हूं। जितना दिन सिखा रहा हूं ठीक है, लेकिन अगर लोग को अगर ये पसंद नहीं आता, उन्हें वही राशियां वही चीजें अगर पसंद है तो वो करें भैया, यह ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाचे नचाए, चल देंगे हम दूसरी ओर। समझ रहे हैं, सारे नियम की धज्जियां उड़ी पड़ी हुई है इस मेरी कुंडली, इस कुंडली पे सारे नियम की धज्जियां उड़ी पड़ी हुई है ना। सर्वाष्टक वर्ग यहाँ पर पॉइंट मिला हुआ है, यहाँ पे तीसरा घर है, उसके बावजूद कष्ट दे दिया। कोई ऐसे समझाने वाला नहीं है आपको, कोई आया है पागल तो समझ लीजिए। ठीक है, तो फिर जो है फिर ऐसे ही किसी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे आगे। तब तक के लिए कृष्णम वंदे जगत।